अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन। क्या हाल चाल, आप लोग ठीक ठाक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी प्लेजेंट मॉर्निंग। लाहौर में सर्दी है, कराची में गर्मी है, पूरे पाकिस्तान में सियासत खेला जा रहा है। सो आई डोंट नो कि क्या होगा, लेकिन आइए सियासत पे ही बात कर लेते हैं। तीर जीतेगा, तलवार जीतेगी, पतंग जीतेगी, या फिर शेर आने वाला है? आई मीन वी रियली डू नॉट नो। लेकिन कहीं ना कोई ऐसी बात है जिसके बारे में हमें पता नहीं है। बहरहाल 8 फरवरी को ज़रूर निकलें, ज़रूर वोट दें, लेकिन पूरी एहतियात के साथ, बिकॉज आई होप एंड प्रे कि तमाम चीज़ें बेहतर हों पाकिस्तान के लिए और अच्छी हों, और जो भी पाकिस्तान के हक़ में हो वही बेहतर हो। तो इस वक्त बस शुरू करते हैं, शो शुरू करते हैं, आपको भी पसंद आएगा। फ़हीम सिद्दीकी हमारे साथ लाइन पे हैं, जो ब्यूरो चीफ हैं कराची के। उनसे ज़रा पूछते हैं कि इलेक्शन की गर्मा गर्मी में हो क्या रहा है। तो फ़हीम भाई, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, फ़हीम से रब्ता हम अभी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कि कराची की पॉलिटिक्स में बहुत सारी जमातें सरगर्म हैं। जमात इस्लामी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, ऑफ कोर्स पीपल्स पार्टी, ऑफ कोर्स नवाज लीग, ANP, फ्यू अदर पॉलिटिकल पार्टीज आर देयर। लेकिन जीतेगा कौन, इसके बारे में ये अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है, कब्ल वक्त है। और वो उम्मीदवार जो PTI की तरफ से हैं, लेकिन उनको बल्ले का निशान तो ज़ाहिर है अब नहीं है, लेकिन वो मुख्तलिफ निशानात पर खड़े हैं, लेकिन हैं वो PTI के। क्या उनको वो कामयाबी मिलेगी जो 2018 में मिली थी? इमरान खान इज़ नॉट देयर राइट नाउ। जो बानी PTI हैं वो इस वक्त पाबंद सलासल हैं। सो वी डू नॉट नो एग्जैक्टली हाउ थिंग्स आर गोना हैपन, बट आई थिंक इट शैल हैपन फाइन। जो कुछ भी है, डेमोक्रेसी को आना चाहिए, जैसा भी इलेक्शन है इसे होना चाहिए, और अगर ये नहीं होगा तो आई थिंक बाय फार बहुत सारी चीज़ें जो होंगी वो गलत होंगी। रही इसकी बात कि इलेक्शन की आउटकम क्या है, और सबको पता है, तो ये भी सही बात है। इलेक्शन की आउटकम के बारे में बहुत सारे लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एग्जैक्टली इसकी आउटकम क्या होने वाली है। कल मैं बहुत सारे मुबसरीन को सुन रहा था, मोस्ट लाइकली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है ग्रुप जो है वो कोalition के साथ गवर्नमेंट बना लेगा, और प्राइम मिनिस्टर ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब होंगे। लेट्स सी टॉक टू फ़हीम सिद्दीकी साहब, अगर उनसे रब्ता हो गया हो। फ़हीम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है साहब। और फ़हीम कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बताएं सब ठीक है? अल्लाह का शुक्र। गुड टू सी यू लाइक दिस, गुड टू सी यू एंड वेलकम अबोर्ड, वेलकम अबोर्ड। आपके आने से आपके आने से बड़ा नाम हमारे पास आया। दैट्स रियली गुड, थैंक यू। आई एम रियली ग्लैड टू सी यू। आपके साथ काम करके, फैमिली में काम करके मजा आ रहा है। सर थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये बताइएगा, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को अगर हम बात करते हैं तो कराची एक बहुत बड़ा गढ़ है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का, और कराची की वजह से अक्सर वज़राए आज़म आते रहे हैं, हुकूमतें बनती रही हैं। तो इस वक्त कराची की क्या हालत है? सबसे पहले बात करते हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की। क्या मुत्तहिदा जो ये क्लेम कर रही है कि वो कराची की नुमाइंदा जमात है, क्या वाकई उसको वो पजीराई अब मिल सकेगी इस इलेक्शन में या नहीं? देखिए, थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लिए, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो ये समझते हैं कि 2018 के इलेक्शन में उनसे सीटें लेकर जो है वो किसी और को दे दी गई थी, मींस PTI को दे दी गई थी। लेकिन इस दफा वो कहते हैं कि जनाब सब कुछ उनका है और उनको ये शहर जो है वो वापस मिलना चाहिए। उसके लिए वो अपनी कैंपेन भी कर रहे हैं। लेकिन MQM की राह में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो ये है कि उनके दरमियान जो धड़ेबंदी रही कुछ अर्से पहले तक, और दूसरी वो धड़ेबंदी के साथ साथ जो इस वक्त जो है एक और फैक्टर जो है MQM लंदन का है, ये उनकी राह में एक बहुत बड़ी रुकावट है। इसकी वजह से जो है हमें अभी तक जो है उनकी जो इंतखाबी सरगर्मियां हैं, जो उनकी कैंपेन है, उसमें कोई बहुत ज्यादा जोश और जज्बा नजर नहीं आ रहा। लोग वोट डालने डेफिनेटली निकलेंगे, इससे पहले भी निकले हैं MQM के लिए वोट डालने, लोग वोट डालने निकलेंगे। लेकिन MQM अगर ये समझती है कि वो एक दफा फिर क्लीन स्वीप कर लेगी तो ये भी बहुत बड़ा एक उनका दावा हो सकता है। और फिर तीसरी बड़ी वजह यह है कि इस शहर की डेमोग्राफी ना चाहे वो बहुत चेंज हो गई है। माजी में MQM बिला शिरकत गैर शहर के ऊपर राज करती थी, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी नहीं है। अब MQM भी जो है वो बाज डिस्ट्रिक्ट तक जो है वो महदूद हुई है। हम ये कह सकते हैं कि जिला वस्ती आज भी MQM का गढ़ है, हम कह सकते हैं कि जिला गरबी जो है वो आज भी MQM का गढ़ है, या जिला कोरंगी MQM का गढ़ है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जनाब किमाड़ी और मलीर से भी जो है वो MQM बिल्कुल स्वीप कर जाएगी। कराची अब 7 अजला में का शहर बन चुका है, 12,000 किलोमीटर पर फैला हुआ शहर है। तो MQM के लिए मुश्किलात जरूर है, लेकिन चूंकि इस वक्त वो गुड बुक में है तो ये कहा जा सकता है कि वो जो है जो कह रहे हैं वो हो भी जाए। पीपल्स पार्टी शहर में जो है वो अब एक हकीकत बन के सामने आ चुकी है। यहाँ से माजी में पीपल्स पार्टी जो है वो इलेक्शन नहीं जीत पाती थी,
लेकिन माजी कुछ अर्से में जो 2018 के इलेक्शन में वो यहाँ से 3 नशिस्तें जीतने में कामयाब हो गई थी, पर सूबाई असेंबली की भी एक नशिस्त जो है वो जीतने में कामयाब हो गई थी। तो चेंज है कराची की सियासत इस हवाले से। अब ये नहीं कहा जा सकता। अच्छा फहीम, कि एमक्यूएम जैसे आपने कहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्दियाती इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कामयाबी हासिल की। जो मेयर आए हैं मुर्तज़ा क्या कहते हैं जी मुर्तज़ा वहाब साहब, वो जो है वो भी उनका ताल्लुक जो है वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। तो आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कहाँ देखते हैं इस इलेक्शन के अंदर? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या एमकेएम दोनों के लिए जो सबसे बुरी चीज हुई है ना, वो गुज़िश्ता 24 घंटे में होने वाली बारिश हुई है। उस बारिश ने इस शहर की में जो भी राज में रहा है, चाहे वो एमकेएम रही है, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रही है, या पिछले 1 साल से जमात इस्लामी के पास कुछ अच्छा फहीम वही और ये बारिश 2018 में भी लाहौर में हुई थी, अगर आपको याद होगा तो, सिर्फ 1 या 1.5 हफ्ता पहले इलेक्शन से। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाइए। हाँ जी बिल्कुल। तो अब ये बारिश जो है ना, इसने बहुत कलई खोल दी है इन सियासी जमातों की कि उन्होंने डिलीवर क्या किया है। अब अगर आप सोशल मीडिया इस वक्त उठाकर देखें तो लानतें दी जा रही हैं बाकायदा तौर पर, मुझे लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन हकीकत यही है कि सोशल मीडिया पर बाकायदा ये कहा जा रहा है कि इन दोनों जमातों ने डिलीवर क्या किया है। इस शहर में गुज़िश्ता यानी परसों रात को जो है लोग 6 से 8 घंटे सड़कों पर फंसे रहे। तो इलेक्शन से पहले जो है वो इन दोनों जमातों के लिए बारिश जो है फहीम, बड़ा एक सेटबैक बन के सामने आई है। मैं कराची में था, मैं कल वापस आया हूं और सैटरडे नाइट को मैं अपने ऑफिस से निकला हूं। मेरा ऑफिस है पीसीएचएस में। मैं ऑफिस से निकला हूं तकरीबन 9:30 बजे और मैं सुबह 2:30 बजे घर पहुंचा हूं। सुबह 2:30 बजे मैं घर पहुंचा हूं। ओ मेरे खुदा, सुबह 2:30 लिटरली। और इट वाज तो पीसीएचएस यानी शारा फैसल के साथ ही थे ना आप? जी बिल्कुल शारा फैसल के साथ था मैं, और मैं मलीर कैंट में रहता हूं। मैं एक और बात बता दूं कि आप तो निकल के 2:30 बजे पहुंच गए। हाँ, लोगों ने पूरी रातें जो है वो शारा फैसल पर अपने दफातर में गुजारी हैं। उनको सुबह सही कह रहे हैं। बड़ी बात वजह है जिसकी बुनियाद पर जो इन दोनों जमातों से सवाल हो रहा है। 15 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो मुस्तकिल जो है इक़्तिदार में है। इससे पहले एमकेएम जो है वो 2 दफा निजामत ले चुकी है। एक दफा मेयर भी माजी में एमकेएम का रहा है, डॉक्टर फारूक सत्तार, फिर मुस्तफा कमाल, फिर वसीम अख्तर। तो ये सिचुएशन इस वक्त सवाल उनसे उठता है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह होगी कि अगर पीपल्स पार्टी को कराची से वोट नहीं पड़ता, जो माजी में कुछ थोड़ा बहुत पड़ा भी है, तो उसकी वजह जो है वो यही होगी कि डिलीवरी नहीं है। मुर्तज़ा वहाब साहब 1 साल तकरीबन एडमिनिस्ट्रेटर रहे और तकरीबन 1.25 साल उन्हें होने वाला है कि वो मेयर के तौर पर काम कर रहे हैं। इस अरसे में भी जो कराची में डिलीवरी होनी चाहिए थी वो हमें नजर नहीं आई। बल्दियाती इंतखाबात होने तक जब वो एडमिनिस्ट्रेटर थे तो हमें कराची में काम होता नजर आ रहा था, लेकिन जब वो मेयर बन गए तो उसके बाद हमें उनकी वो स्पीड भी नजर नहीं आ रही। जो मौसम स्पीड है ना, वो तो लाहौर में ही सिर्फ नजर आती है, वो हमें यहाँ नजर नहीं आ रही है। तो उसकी वजह से एक सवाल है इन सियासी जमातों से आवाम का कि हम तुम्हें क्यों वोट दें, तुमने हमें डिलीवर क्या किया है। कराची में आप हेल्थ और एजुकेशन की फैसिलिटीज उठा के देख लीजिए, आपको क्वालिटी में नहीं मिलती। आप इंफ्रास्ट्रक्चर उठाकर देख लीजिए, आपको क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता। आप एक सड़क पे जाते हुए जो है आप पता नहीं किस वो एक सड़क इस शहर में शायद अवेलेबल नहीं हो जिसके ऊपर आप 1 किलोमीटर चलें और आपको कोई खड्डा ना मिले। मैं आपको बताऊं फहीम, मेरी वो पोजीशन नहीं है कि मैं मोहसिन भाई के लिए कुछ भी कह सकूं या मोहसिन नकवी साहब के लिए कुछ कह सकूं, बट एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूं, जिस डिवोशन के साथ उन्होंने काम किया है वो डिवोशन मुझे नज़र नहीं आती, आज किसी में भी नज़र नहीं आती सिवाय मोहसिन नकवी साहब के। और आप देख रहे हैं कि काम हो रहा है पंजाब के अंदर। कमिंग बैक टू जमात, लेट्स टॉक अबाउट जमात इस्लामी। जमात इस्लामी के मेयर रहे हैं निमतुल्लाह, और निमतुल्लाह साहब ने अपने ज़माने में डिलीवर भी किया था। जमात इस्लामी की क्या पोजीशन है? फिर बिल्कुल एंड में मैं नवाज शरीफ पे, नून लीग पे आऊंगा, लेकिन प्लीज बताइए जमात इस्लामी की कराची के सिनेरियो में क्या पोजीशन है? देखिए, जमात इस्लामी का एक मुश्किल सूरत है जमात इस्लामी के लिए हमेशा ये होती है कि उनके जितने लोग आपको उनके जलसे में सड़क पर मिलेंगे, उतने ही वोट जो है वो बैलेट बॉक्स से बाहर आते हैं। और ये जो वोट बहुत अच्छा शो होता है उनका, लेकिन ये शो जो है वो पूरे कराची के लिए जब तकसीम हो जाता है तो उनके लिए एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है कि ये लोग किसी एक हलके में नहीं होते। आप बल्दियाती इलेक्शन काउंसिलर की सतह पर शायद जीत सकते हो, यूसी चेयरमैन की सतह पर शायद आप जीत सकते हो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो छोटी होती है, लेकिन सूबाई असेंबली की सतह पर ये बड़ी हो जाती है, एनए की सतह पर ये बड़ी हो जाती है। तो आपके वो मतलूबा वोट जो आपको एक एनए या पीएस का वोट जीतने के कॉन्स्टिट्यूंसी जीतने के लिए चाहिए, वो जमात इस्लामी को नहीं मिल पाते। जमात इस्लामी डिलीवर कर रही है, खासतौर पर डिलीवर इस हवाले से जरूर कर रही है। तो ये बड़ी कैंपेन है जमात इस्लामी के, कराची को हक दो, कराची को पूरा गिनो, इनकी बुनियाद पर वो अवाम में उन्होंने मकबूलियत जरूर हासिल की, लेकिन मसला उनका बेसिकली वो यही है
कि उनका वोट बैंक इतना ज्यादा नहीं है कि वो पीएस और एनए की सीट्स निकाल सकें। वो दावा जरूर कर रहे हैं कि वो जीत सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउट है, थोड़ा सा क्वेश्चन है जरूर मैं करता हूं कि जनाब आप यूसी का इलेक्शन जीत सकते हैं, आप काउंसलर का इलेक्शन जीत सकते हैं, लेकिन पीएस और एनए के ऊपर आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अच्छा, लास्टली फ़हीम मुझे बताइए, नवाज शरीफ साहब उन्होंने एक शिकवा भी किया था कि काम हम करें और वोट पीटीआई का या वोट एमक्यूएम का तो ये नहीं होना चाहिए। तो व्हाट डू यू थिंक कि इस वक्त नवाज शरीफ या नून लीग की पोजीशन क्या है? फिर मैं आज़ाद उम्मीदवारों पे आऊंगा। जी प्लीज़। देखिए, कराची के हवाले से अगर मैं एक कराची के शहरी के हवाले से एक शिकवा मैं भी कर लूं नवाज शरीफ साहब से, तो वो ये है कि जी आपने कराची को नजरअंदाज किया है इन इलेक्शन में, खास तौर के ऊपर 2018 के इलेक्शन में कराची के लोगों ने मुस्लिम लीग नून को इस हद तक वोट दिया कि शहबाज शरीफ साहब सिर्फ 700 वोटों से हारे थे फैसल वाडा के खिलाफ, कराची के इलाके बल्दिया टाउन से, यानी 242 से। 242 से। इस दफा कोई भी अहम कैंडिडेट अगर मैं कहूँ, हमने तो शुरू में ये भी सुना कि शहबाज शरीफ के साथ साथ मरियम नवाज भी कराची से इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन यहाँ से ना तो कोई इलेक्शन लड़ रहा है, शहबाज शरीफ साहब ने दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया, वो यहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ रहा है। इवन मुस्लिम लीग नून का कोई बड़ा रहनुमा यहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ रहा। फिर सबसे बढ़ के ये कि कराची में जो उन्होंने कहा था कि वो 28 जनवरी को एक बड़ा पावर शो करेंगे, यहाँ पर जलसा करेंगे, वो जलसा भी यहाँ नहीं किया गया। तो कराची के लोगों में मुस्लिम लीग नून के हवाले से जरूर सवाल है कि जनाब क्या मुस्लिम लीग नून कराची को ऑन करती है? ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन उनका इल्हाक तो मुत्तहदा से हो चुका है ना? देखिए, मुत्तहदा से सीट एडजस्टमेंट की हद तक गए थे, लेकिन वो सीट एडजस्टमेंट जब NA 242 के ऊपर नहीं हो सकी और वहां से उन्हें दस्तबरदार होना पड़ा मुस्तफा कमाल की सूरत में कि मुस्तफा कमाल वहां से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तो उसके बाद हमें दीगर सीटों के ऊपर भी जो है वो यही नजर आया कि कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई। एमक्यूएम के हर कैंडिडेट के सामने जो है वो मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट जो है वो मौजूद है इलेक्शन में, और वो जो है इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं एक दूसरे के सामने। तो आपको लगता है अगर मुस्लिम लीग नून क़यादत पावर में आती है तो वो आने के बाद अगर कोalition पार्टनर्स ढूंढ रही है तो क्या मुत्तहदा कौमी मूवमेंट उसका कोalition पार्टनर होगी? इसके ऊपर बड़ा सिंपल एक स्टांस होता है कि जो पावर में होगा हम इत्तेहाद तो उसी से करेंगे ना कराची के लिए, अगर हमें कराची के मसाइल हल करने, अब वो कोई भी हो, अब वो पीपल्स पार्टी हो, वो मुस्लिम लीग हो, उनके ऊपर जब सवाल उठता है वेरी क्विकली बानी पीटीआई चेयरमैन जो हैं वो इस वक्त पाबंद सलासिल हैं और जाहिर है आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली मरतबा इतने ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शंस लड़ रहे हैं और उनको मुख्तलिफ किस्म जो जाहिर है जो पीटीआई का हिस्सा हैं या पीटीआई में शामिल होना चाहते थे या पीटीआई की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन निशानात उनके अलग उनको तजवीज़ करदा हैं तो जो दिए गए, तो आपके ख्याल में क्या पीटीआई फिर से 2018 वाली कारकर्दगी दोहरा सकेगी कराची में और आजाद उम्मीदवार के तौर पे? सबसे बड़ी वजह वो ये है कि अब एक तो बल्ले का निशान नहीं है, कासिम की अदवा नहीं है, उसके साथ साथ जो ये इतने सारे निशानात, ये निशानात जो है अपने हल्के के एक एक कारकुन या एक वोटर तक पहुंचाना पीटीआई के लिए मुमकिन नहीं है। फिर एक और चीज जो हमने देखी कि पीटीआई के कई आजाद उम्मीदवार जो हैं, कोई एमकेएम के हक में तो कोई पीपल्स पार्टी के हक में दस्तबरदार भी हुआ है, तो वो चीज हमें इस वक्त ग्राउंड पर, फिर सबसे बढ़ के ये कि उनके पास कैंपेन करने का इस वक्त चांस नहीं है, वो कैंपेन नहीं कर सकते। पीटीआई ने जो है एक रैली निकाली कराची में 3 तलवार के मुकाम पर, वहां पर जो कुछ हुआ वो आपके सामने कि किस तरह से वायलेंस हुआ वहां पर। तो इस वक्त पीटीआई जो है वो इस पोजिशन में नहीं है कि वो एनए तो बहुत दूर की बात, वो कोई पीएच की निश्चित भी जो है वो कराची से निकाल लेगी। तो मुझे तो नहीं लगता कि पीटीआई जो है कराची से कोई सरप्राइज दे सकेगी। यहाँ से अगर कोई सरप्राइज हुआ और वो एमकेएम के मुकाबले में कोई हुआ तो वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान होगी, पीपल्स पार्टी के मुकाबले में कोई हुई तो वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान होगी, जो 2018 के इलेक्शन में भी 2018 के इलेक्शन में भी आप देख लें, लियारी से जो है बिलावल भुट्टो हार गए। शक्कुर शाह अगर पीटीआई के टिकट से जीते थे, दूसरे नंबर पे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान रही थी, जहां से आरिफ अलवी साहब जो जीते थे क्रिप्टन से 241 से, वहां से दूसरे नंबर पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान रही थी। और ओवरऑल अगर आप कराची का वोट उठाकर देखिए तो कराची से दूसरी बड़ी सियासी जमात के एतबार से जो है वो टीएलपी रही थी। सर कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे सुबह मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो वेरी मच फ़हीम, बहुत बहुत शुक्रिया। ये कराते हैं इलेक्शंस के बाद में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अभी तो इलेक्शंस होने हैं, जब कोalition की बात आएगी तो फिर देखते हैं कौन सा उम्मीदवार कहाँ जाता है और किसकी जमात बनती है, किसकी पार्टी बनती है, किसकी क़यादत बनती है। बट मुझे ऐसे लगता है जैसे जैसे प्रेडिक्शन सब दे रहे हैं, मुझे लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो अगर क्लीन स्वीप नहीं भी करती तो भी कोalition के साथ आकर अपनी जमात ज़रूर, अपनी जो क़यादत है उसको इंश्योर ज़रूर करेगी और नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर इज़ गोइंग टू बी फ्रॉम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। मैं गलत भी हो सकता हूँ। ब्रेक जी।
अस्सलाम वालेकुम जी, वंस अगैन वेलकम बैक। और आज कश्मीर डे है, कश्मीर से यकजहती का दिन है। मैं क्या कहूँ कि दिल खून के आंसू रोता है। मैं क्या कहूँ, कौन सी दास्तान आपको सुनाऊँ कि जहाँ लगे। मेरी एक रोज़ एक दफ़ा मिशाल मलिक साहिबा से बात हुई थी और मैं उस इंटरव्यू को आज तक नहीं भूला। बिकॉज़ मुझे ऐसे लगता है कि अगर हमने खैर हम आवाज़ तो कहाँ से उठा सकते हैं, हम आवाज़ उठाते ही नहीं हैं। उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि हम ये आवाज़ नहीं है कि हम पाकिस्तान में बैठ के बात कर सकें। ज़ाहिर है मैं इसके अलावा कोई और हल कहता भी नहीं कि, लेकिन डिप्लोमेटिकली हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे अवाम कश्मीरी अवाम के साथ हैं, हमारे दिल कश्मीर के साथ धड़कते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम वाकई कुछ कर पाएंगे? हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। एट द एंड ऑफ द डे ये एक शो है जो होकर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन क्या कश्मीरियों का मुस्तकबिल या उनका जो फ्यूचर है वो यही है? ऑब्वियसली ये नहीं होना चाहिए। आज अगर हम फ़लस्तीन में देखें तो 28,000 से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं। कश्मीर में देखें तो ये एक खुली हुई बंद जेल है। स्टेटस तो मिला हुआ है लेकिन उसी स्टेटस को रिवोक कर दिया गया था। अगर आप अक़वाम मुत्तहिदा की ट्रीटी उठा के देखें तो उसमें क्या लिखा है? खैर, अक़वाम मुत्तहिदा भी छोड़िए, मेरा क्वेश्चन तो अपने आप से है और आपसे है और तमाम लोगों से जिस वक्त मुझे देख रहे हैं कि कब तक ये सब कुछ चलता रहेगा। जिस शर्मंगेज़ी की बुनियाद बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी ने डाल दी है उसका कोई एंड नहीं है। क्या ये आरएसएस की प्रोजनी है? ऑफ कोर्स ये आरएसएस की प्रोजनी है। आरएसएस क्या है आप सबको पता है, मुझे कोई एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। ये जो कॉन्सेप्ट आया है, मैं बड़े 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 दुख के साथ मैं ये कह रहा हूँ, आपने एक मस्जिद में नमाज बंद कर दी जिसका तारीखी एविडेंस आपके पास नहीं है कि वो मस्जिद नहीं थी। माजरत के साथ आपने उसे राम की जन्मभूमि। देखिए, मैं किसी भी रिलीजन के खिलाफ नहीं बात कर सकता। मेरे अपने रिलीजन ने मुझे ताज़ीम सिखाई है, मुझे ये इज़्ज़त सिखाई है कि मैं हर मज़हब के बारे में अगर मैं एग्री करूं या ना करूं, मुझे ताज़ीम देना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपने दिल काट के रख दिए मुसलमानों के, तोड़ के रख दिया उनको। फिर उसके बाद चलिए वो भी जाने दीजिए, वो हिंदुस्तान है, वो उनकी पॉलिसीज़ हैं, वो भारतीय जनता पार्टी है, वो जाने दीजिए। आपने फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ क्या किया? क्या आपको शर्म आती है? एंड दिस इज डायरेक्टली टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मिस्टर नरेंद्र मोदी। डू यू एवर फील दैट देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ रिमोर्स इन यू? डू यू एवर फील दैट? डू यू एवर फील चीज़ मुख्तलिफ होनी चाहिए? डू यू एवर फील कि ये दुनिया की सबसे बड़ी जेल है जो इस वक्त भी वहाँ मौजूद है? हम आज़ादी की बात करते हैं, पाकिस्तानी भी बात करते हैं, हिंदुस्तानी भी बात करते हैं, लेकिन मैं हिंदुस्तान में रहने वाले अपने भाई बहनों से पूछता हूँ, वेदर यू आर अ हिंदू और अ मुस्लिम, मैं सिर्फ आपसे एक सवाल करता हूँ, कि आपको नहीं लगता या आपको कश्मीरी याद ही नहीं है? क्या आपको नहीं लगता कि उनके साथ जुल्म हुआ है? या आप ये समझते हैं कि ये इसी तरह से होना चाहिए? मेरे साथ तारिक नकाश साहब हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैस जी तारिक भाई, मुझे ये बताइएगा, आज 5 साल हो गए, मैं आपसे जानना चाहता हूं इस वक्त सिचुएशन क्या है कश्मीरियों की? देखिए कि आपने खुद बहुत सी बातें बता दी हैं। 5 साल डाउन द लाइन ये जो ताज़ा फेज आया है कश्मीरियों की हिस्ट्री का, 5 अगस्त 2019 के बाद जब हिंदुस्तान ने बदतरीन आईनी दहशतगर्दी की है और अक़वाम मुत्तहिदा की खिलाफ वर्जी की है, अपने आइन की खिलाफ वर्जी की है, कश्मीरियों से वादों की खिलाफ वर्जी करके कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था उसे खत्म किया, 370 आर्टिकल को एब्रोगेट करके 35A जो कश्मीरियों को, और ये 35A आपके नाजरीन को बता दूं, ये वो एक प्रिविलेज था जो किसी मुसलमान ने कश्मीर को नहीं दिया था, ये डोगरा हुक्मरान ने दिया था और जम्मू के जो डोगरा और पंडित के जो है वो उनके कहने पर दिया था कि जिसकी वजह से कश्मीर में कोई नॉन कश्मीरी ना प्रॉपर्टी खरीद सकता था, ना वहाँ की रेजिडेंटशिप क्लेम कर सकता था, ना वहाँ कोई जॉब ले सकता था। ये एक नॉन मुस्लिम रूलर ने कश्मीर को ये राइट दिया था जो हिंदुस्तान की इस सत्ताई हुकूमत ने 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी कदम के जरिए खत्म किया। लेकिन आप देखिए कि कश्मीर तो पिछले 76 सालों से ही कश्मीरी एक जुल्म जबर का शिकार हैं, एक फेयर के माहौल में रह रहे हैं। लेकिन 5 अगस्त 2019 को यकतर तब्दील हो गई है। हिंदुस्तान की हुकूमत
इतनी बदतरीन दहशतगर्दी की आ गई जिसकी आपको शायद इसराइल में मिसाल ना मिले, क्योंकि इसराइल की खबरें बाहर आती हैं, यहाँ से खबरें बाहर नहीं आ रही हैं, यहाँ के प्रेस पे पाबंदी है, यहाँ आप सोशल मीडिया की पोस्ट नहीं ले सकते, 5/2019 के बाद आप बात भी नहीं कर सकते। एक दो क्लिप आपने देखे होंगे, एक जर्नलिस्ट जो है आरफा खानम जो गई हैं तो किससे वो बात करती हैं तो लोग बात करने से भी घबराते हैं कि आपकी बात से भी आपका पर्चा बन जाता है, थाने केस हो जाता है, और जर्नलिस्ट, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट गिरफ्तार हैं और उन पे जो बदतरीन लॉज हैं, ड्रैकोनियन लॉज हैं, जैसे कोटा है, जैसे अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है, जिसमें आपको जमानत भी नहीं मिलती है। इसमें हमारे सहाफ़ी भी इस वक्त 4 सहाफ़ी पाबंद सलासिल हैं इस वक्त भी, और एक भाई को तो इस वक्त हो गए हैं ऑलमोस्ट, उनको 6ठा साल शुरू हो गया है हमारे आसिफ सुल्तान साहब को। बाकी 3 लोग भी गिरफ्तार हैं। अभी फाहद शाह को उन्होंने 600 दिनों की गिरफ्तारी के बाद पिछले साल के अवाखिर में रिलीज किया है। तो पाबंदियां इतनी सख्त हैं, इसके बावजूद लोगों के रिजॉल्व में कोई कमी नहीं है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे आया है, लोगों ने कल भी बहुत सी जगहों पे प्लेकार्ड्स लगाए हैं, बैनर्स लगाए हैं, जिसमें अपनी आज़ादी की बात की है, पाकिस्तान से मोहब्बत की बात की है, और पाकिस्तान के अवाम का शुक्रिया अदा किया है कि वो उनके साथ यकजहती मना रहे हैं। तो मैं आपके ज़रिए, आपके चैनल के ज़रिए पाकिस्तानी अवाम को बता रहा हूँ कि कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत में कोई कमी नहीं आई है, और बावजूद इसके इस तरह के मज़ालिम की नज़ीर नहीं मिलती। कश्मीर की पिछली जो 70 साल की हिस्ट्री है, 71 साल की, इस कानून इस कदम से पहले की, उसमें भी नहीं मिलती। इसके बावजूद वहाँ के रिजॉल्व में कोई कमी नहीं है, और लोग जो है डिटर्मिन्ड हैं कि वो इंडिया के इलीगल जो उनका कब्जा है उनकी मादरे वतन पे, उसको ओवरथ्रो करके रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच तारिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। कल एक जगह मेरी थी, मैं बैठा था, तो किसी ने मुझसे कहा कि जाहिर है बहुत सारी बातें बहुत सारी हैं, बट मैं इंडियन मीडिया से एक बात कहना चाहता हूँ। ये जो जंगें हैं ना, ये मीडिया नहीं है, ये लड़ी जाती है। आप फाइटर बना लें या आप कुछ और बना लें, लेकिन आप जिस तरह से टार्निश करके हिस्ट्री को पेश कर रहे हैं, हमने अगर आपको अभिनंदन दिया था तो आप यहां से उसे लेके नहीं चले गए थे, हमने दिया था, दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, जिसे एक मरतबा फिर आपने इग्नोर किया। और ये हिंदुस्तानी लोगों के लिए नहीं है, हिंदुस्तानी लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है, बिकॉज मैंने जितने अपने इंडियन दोस्तों से बात की है, सब फ्रेंडशिप चाहते हैं, लेकिन बात होनी चाहिए। डायलॉग्स के जरिए चीज़ों को बेहतर बनाइए। खुदारा डायलॉग्स के जरिए सबसे पहले कश्मीर के इशू को रिजॉल्व कीजिए, डायलॉग्स के जरिए। क्योंकि याद रखिएगा, अगर हम अस्करियत की तरफ गए, मैं इसलिए नहीं कह रहा बिकॉज, लेकिन हम किसी भी जारियत का, किसी भी ताकत का न सिर्फ जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखते हैं, बल्कि वो आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और ये आपकी बॉलीवुड की मूवी नहीं है। ब्रेक लेते हैं। ऑलराइट जी, अस्सलाम वालेकुम, वंस अगेन वेलकम बैक। और आज हम बात कर रहे हैं हड्डियों की, जोड़ों की। जोड़ों का दर्द सिर्फ जोड़े जानते हैं। आप इट हैज़ टू बी दैट। अगर आप जोड़ों में हैं तो वैसे तो अल्लाह मियां ने आपको जोड़ों में ही पैदा किया है, लेकिन जोड़े जब मिल जाएं तो बहुत सारी तकलीफ़ें, दुख जो हैं वो दूर भी हो जाते हैं और पैदा भी हो जाते हैं। लेकिन आज हम जिन जोड़ों की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली वो जॉइंट्स के बारे में है, हड्डियों के बारे में है। मेरे साथ तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर रिदा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं डॉक्टर साहबा? ठीक ठाक हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कराची से DSNG पे मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमरीन फातिमा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम डॉक्टर अमरीन फरहान है। आई एम सो सॉरी, इन्होंने मुझे जो लिख के दिया मैंने वो पढ़ दिया। आई एम रियली 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 सॉरी। कैसी हैं आप? ठीक हैं? नहीं, शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम आपको एक पैकेज दिखाते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। लगाइएगा ज़रा, पैकेज लगाइएगा। हड्डियां तोड़ने की धमकी वालिदैन देते थे या उस्ताद, मगर टूटी हड्डियां जोड़ने के उस्ताद समझे जाते हैं पहलवान। इंसानी जिस्म में 206 हड्डियां होती हैं और उन्हें जोड़ने के 2006 तरीके हैं।
इन पहलवानों को ही मालूम है। मरीज की टांग की हड्डी में मल्टीपल फ्रैक्चर हो या गर्दन कूले और रीढ़ की हड्डी के मसाइल, हड्डी जोड़ के माहिर पहलवान हड्डियों और जोड़ों पर ऐसे दांव आजमाते हैं कि मरीज की हड्डी से चीखें निकलने लगती हैं। हड्डी से हड्डी जुड़ जाए या जोड़ पर जोड़ चढ़ाने का ये पहलवानी गुर आजमाने के बाद खास किस्म के लेप, मालिशों, तेल की पट्टियां करके चारपाई पर आए मरीज को ऐसे भला चंगा कर देते हैं कि टूटी टांगों वालों को मैराथन दौड़ने, कंधा और कलाई उतरने वालों को भी गोला फेंकने के माहिर होने का यकीन होने लगता है। पुराने देसी पहलवानों का दावा है कि सर्जन के प्लास्टर से कहीं बेहतर पहलवान की पट्टी है, मगर पाकिस्तान में अब भी महंगे आर्थोपेडिक सर्जन से ज्यादा काबिल एतमाद सस्ता हड्डी जोड़ पहलवान ही समझा जाता है, चाहे वो हड्डी पसली एक कर दे या आपको हड्डियों का ढांचा बना दे। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। सबसे बात करना चाहते हैं ये जो हड्डियां हैं, ये जब किस तरह से इसका फंक्शन होता है। तो डॉक्टर साहब डू टेल कि पाकिस्तान में किस किस्म की हड्डियों की बीमारियां हैं जो बहुत प्रेवलेंट हैं, पहली बात तो ये, और क्या जोड़ों का दर्द भी मालिश के जरिए जा सकता है? दूसरी बात, पहले ये दो सवाल फिर उसके बाद आगे चलते हैं। साहिर भाई, ऐसा होता है कि हम ये नहीं कह सकते कि ये मालिश के ज़रिए इसका दर्द जा सकता है, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं क्योंकि होता ये है कि हड्डियों का दर्द, हमारे पट्ठों में जब दर्द होता है ना, मसल्स में दर्द होता है। जी जी। जब मसल्स हमारे खिंचते हैं या फिर जो हमारे बैठने के तरीके से या हमारे उठने के तरीके से, काम करने के तरीके से, अगर हमारे मसल्स की मूवमेंट गलत होती है, जब हड्डियों की बीमारियाँ शुरू होती हैं कि हड्डियों में रगड़ आना शुरू हो जाती है। जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस, आपने घुटनों का बहुत ज़्यादा सुना होगा कि वो हड्डियों में रगड़ आ गई है घुटनों में, तो और वो अक्सर लोग कहते हैं गैप ज़्यादा हो गया। वो गैप ज़्यादा नहीं है तो गैप खत्म हो जाता है। ओके। क्योंकि हमारे जब पट्टों की मूवमेंट ठीक नहीं होती है। ओके। तो बहुत ज़्यादा कॉमन है पाकिस्तान में। ऑलराइट, तो क्या पहलवानों के पास, जर्राहों के पास जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इन्हें फंक्शंस नहीं पता होते कि कौन सा मसल आपका कहाँ अटैच हो रहा है, उसको कैसे फिक्स करना है। डॉक्टर साहबा की तरफ जाता हूँ। डॉक्टर साहबा, आपसे सवाल करूंगा, क्या कभी आपके पास ऐसा कोई केस आया है जो बिगड़ा हुआ केस हो, क्योंकि वो किसी पहलवान के पास चले गए थे, किसी जर्राह के पास चले गए थे, उन्होंने हड्डी को गलत जोड़ दिया हो? क्या ऐसा भी पॉसिबल होता है? जी, बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि हमारे पास जब हम हॉस्पिटल में वर्किंग करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास पेशेंट फर्स्ट हैंड नहीं आते। पहले वो पहलवान या हड्डी जोड़ वाले के पास जाते हैं, उसके बाद से फिर हमारे पास आते हैं। Okay. तो देखें, जब किसी भी बोन में फ्रैक्चर होता है तो उसको उसी वक्त अगर प्रॉपर तरीके से हैंडल किया जाए तो उसका रिज़ल्ट डिफरेंट होता है। और अगर वो चीज़ गलत पोजीशन पे जुड़ना शुरू हो जाए और उसके बाद भी मरीज़ हमारे पास आए तो उसकी हमारे लिए मैनेजमेंट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो बेहतर ये है कि अवेयरनेस दी जाए लोगों को कि वो बेहतर तरीके से ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट से रुजू करें, कोई भी प्रॉब्लम हो। क्या बाज़ औक़ात स्प्रेन होता है, स्प्रेन वगैरह जिसे हम आमतौर पे मोच कहते हैं, वो तो आपकी बैंडेज वगैरह से सॉर्ट आउट हो जाती है। लेकिन अगर आपको कोई फ्रैक्चर है, अगर आपकी उससे कोई मसल टेयर है, रप्चर है, तो डेफिनेटली उसकी मैनेजमेंट डिफरेंट होती है और वो एक ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट ही आपको बेहतर बता सकता है। हर बीमारी का एक इलाज नहीं होता, मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉब्लम्स हड्डियों और जोड़ों के साथ होती हैं और उस का डिफरेंट तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये आपको ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट ही ये बेहतर गाइड कर सकता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है और उसकी क्या ट्रीटमेंट है। तो ये चीज़ डॉक्टर साहब हाईलाइट करने की। थैंक यू। आपकी तरफ आता हूँ। मुझे ये बताइए डॉक्टर साहब कि कॉस्ट इज़ ऑल्सो अ फैक्टर। जब लोगों को खुदा न करे हड्डी का कोई प्रॉब्लम हो जाता है या उनको ऐसा लगता है कोई हड्डी टूट गई है या कहीं कोई मोच आ गई है, तो वो लेप लगवाने पहुंच जाते हैं, बिकॉज वो ये कहते हैं कि यार असल में इशू ये नहीं है कि हमें ट्रस्ट नहीं है ऑर्थोपेडिक सर्जन पे या एलोपैथिक मेडिसिन पे या फिजियोथेरेपिस्ट पे। मसला ये है कि कॉस्ट इज़ ऑल्सो अ फैक्टर। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, तो उसको कैसे काउंटर करते हैं आप लोग? अच्छा, अब ऐसा है कि फ़िज़िकल थेरेपी सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नहीं है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी है। जहाँ पर मेरा नहीं ख्याल कि 50 या 100 रुपये से ज़्यादा उनकी फ़ीस होती होगी और ये ऐसी कि कोई भी अफोर्ड कर सकता है, लेकिन लोगों को पता नहीं होता
Okay. कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी फिजिकल थेरेपी के सेशंस ऐसे ही होते हैं जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होते हैं। हाँ, वहाँ पर टाइमिंग्स का थोड़ा मसला होता है, लेकिन आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी जा सकते हैं, ना कि आप किसी ऐसे ही जो डॉक्टर साहब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि कतारों पे कतारें हैं, लाइनों पे लाइनें हैं। आई मीन आपको सेकंड क्लास सिटीजन्स की तरह से ट्रीट किया जाता है। आपको देखिए, हम खुल के बात करें ना, हम जब तक खुल के बात नहीं करेंगे चीज़ें ठीक दुरुस्त नहीं होंगी हमारी, हम दुरुस्त में नहीं जाएंगे। अच्छा, फिर वहाँ अवेलेबिलिटी के बड़े मसले होते हैं, डेट्स मिलती हैं एक महीने बाद की, जब तक बीमारी प्रोग्रेस करके पता नहीं मेरी फैमिली के अंदर कैंसर की कुछ हिस्ट्री रही है। सही और मैं आपको ये वसूख के साथ कह सकता हूँ कि चूंकि हम अफोर्ड कर सकते हैं तो हम उसको कॉम्बैट भी कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। इमेजिन कीजिए अगर एक शख्स जो अफोर्ड नहीं कर सकता है वो मर जाएगा, उसको मारने के लिए कैंसर काफ़ी नहीं होता। हमारे मुल्क में बुखार भी अगर हो ना तो उससे भी इंसान मर जाता है। इसको कैसे आप लोग देखते हैं, किस तरह से करना चाहिए? लेकिन ऐसा है कि जब कोई भी अगर ट्रॉमा होता है कि कोई एक्सीडेंट हुआ, उसके अंदर आपका फ्रैक्चर हो गया, आप हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में आप जाते हैं, तो जितना मेरा एक्सपोजर रहा है तो कोई भी अगर एक्सीडेंटल केस आते हैं तो उनका एक्सरे भी किया जाता है। और उनका फ्रैक्चर भी जो उनको प्लास्टर के ज़रिए उनको रैप करके किया जाता है, उसके बाद भी उसकी फिजी होती है। तो वो भी बहुत सस्ती है साहिर भाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। लेकिन अगर ये हम अवेयरनेस हैं, लोगों को नहीं पता होता है, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाएं, क्योंकि उसकी फ़ीस मिनिमम 1500 से 2000 होती है एक सेशन की। बिल्कुल सही। हमारी एक क्लिनिक है जो थी, अब रेनोवेशन के लिए हमने उसको बंद किया हुआ, तो अब दोबारा से स्टार्ट हो रही है। उसके अंदर फ्री है वो, मैं 250 पेशेंट्स हर रोज़ देखता हूँ, हमारे डॉक्टर्स देखते हैं, और उसके बाद उनका इलाज होता है। तो एक रोज़ किसी फ़िलासफ़र ने मुझे मशवरा दिया कि मैं 2 रुपये फ़ीस रख दूँ। 2 रुपये, लिटरली 2 रुपये फ़ीस रख दूँ किस चीज़ की, कि जी हम आके देखेंगे। वुड यू बिलीव कि कुछ लोगों ने मुझे आके ये कहा कि प्लीज़ ये मत रखिएगा, बिकॉज़ एक ही आसरा है कि यहाँ पैसे नहीं लिए जाते। बिकॉज़ हम अपने बच्चों की स्कूल की फ़ीस दें, हम कुछ और काम करें, हारी बीमारी के अंदर पैसे लगाएं, या हम आपके पास आके आपको फीसेस दें। मैं 2 रुपये की बात कर रहा हूँ, और ये मैं बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा, ये मैं बहुत रीसेंट बात कर रहा हूँ 2024 की। 2024, बिकॉज अभी हमने क्लिनिक बंद की थी, 2023 में बंद हुई थी क्लिनिक, नवंबर में रेनोवेशन के लिए, और अब फरवरी एंड से दोबारा से शुरू हो जाएगी, और पहले से बेहतर शुरू होगी। तो कहने की बात यह है कि बिल्कुल डॉक्टर साहब दुरुस्त कह रही हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल ज़रूर जाइए, उनको ट्राई ज़रूर कीजिए, और अगर कहीं कंप्लेन होती है तो खुदा का वास्ता वो कंप्लेन रजिस्टर ज़रूर कराएं, ताकि उसका इलाज हो सके, उसको बेहतरी उसमें लाई जा सके। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं। All right, जी, once again, welcome back, and let's talk to Dr. अमरीन। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जैसे अभी हम इलाज की बात कर रहे थे, तो बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जो नई आ चुकी हैं जिससे हम इलाज करते हैं, जैसे कि लेटेस्ट बोन सेटिंग में क्या अलाइनमेंट टेक्निक्स जो हैं वो बहुत सारी ऐसी होती हैं जिनसे इलाज, इम्प्लांट्स आ गए हैं बहुत सारे। तो क्या प्रोस्थेटिक्स का बड़ा इस्तेमाल होने लगा है? तो क्या ये इलाज जो है वो चीप है, सस्ता है, या सबके लिए अवेलेबल है, या ये बहुत एक्सपेंसिव होता है? देखिए, डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम क्या है और किस प्रॉब्लम के लिए आप क्या ट्रीटमेंट अवेल कर रहे हैं। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ की आपने बात की, उसमें मैं आपको यही बताऊंगी कि आजकल जो रीजनरेटिव प्रोसीजर्स हैं वो बहुत इफ़ेक्टिव हैं। उसमें आप PRP ट्रीटमेंट है, स्टेम सेल ट्रीटमेंट है, प्रोलोथेरेपी है, ये सारी ट्रीटमेंट्स ऐसी हैं जो लेटेस्ट हैं बिल्कुल, और इसके रिज़ल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। कॉस्ट के लिहाज से देखें, हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कि अगर पेशेंट कॉस्ट इफेक्टिव चाहता है ट्रीटमेंट, तो उसमें हम प्रोलोथेरेपी कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर आप कॉस्ट बेयर कर सकते हैं तो उसमें हम PRP कर सकते हैं। इसके अलावा अगर उससे ज़्यादा अच्छा मतलब पेशेंट अफोर्ड कर सकता है तो फिर हम स्टेम सेल ट्रीटमेंट भी ऑफर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत सारी जॉइंट्स की प्रॉब्लम में बहुत इफ़ेक्टिव हैं, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है, बहुत सारे लोगों को फ्रोज़न शोल्डर की प्रॉब्लम होती है, एंकल पेन्स की प्रॉब्लम होती है, स्पोर्ट्स इंजरीज़ हो जाती हैं लोगों को। इन सब चीज़ों में रीजनरेटिव प्रोसीजर्स जो कि लेटेस्ट हैं, ये बहुत इफ़ेक्टिव हैं। मैं खुद ये प्रोसीजर्स करती हूँ, और
मेरे पेशेंट्स काफ़ी सेटिस्फाइड होते हैं। कॉस्ट के लिहाज से देखें, हर चीज़ कॉस्ट में नहीं आती। इफ़ यू वांट टू हैव द गुड ट्रीटमेंट तो आपको डेफिनेटली एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, और उसकी जो ट्रीटमेंट प्लान है, ये सारी ट्रीटमेंट्स ऐसी होती हैं जिसमें टाइम लगता है। रीजनरेटिव प्रोसीजर्स की जैसे मैं बात कर रही हूँ, इसमें हम जादू नहीं कर सकते, हम ये नहीं कह सकते हम फूंक मारेंगे और पेशेंट ठीक हो जाएगा। डेफिनेटली उसमें पेशेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है, कुछ हम ट्रीटमेंट्स अच्छा डॉक्टर साहबा होल्ड थेरेपी के साथ होल्ड दैट थॉट, मैं एक टेलीफोन कॉल ले लूं। लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड भाई, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आपका नाम? मैं सबा मुल्तान से बात कर रही हूँ, और इतना अच्छा टॉपिक आप लोग देते हैं और उसको लेकर ही चलते हैं। जी सर। मेरा सवाल ये है कि जैसे हम लोगों की फैमिली मेंबर्स में ना बोन्स एंड मसल का बहुत ज़्यादा इशू है। अब मुझे बताएंगे, मेरे ध्यान में इस चीज़ में कीजिएगा कि इन चीज़ों को हेल्दी करने के लिए हमें कौन सी हेल्दी फूड इस्तेमाल करनी चाहिए। और सेकंड ये कि हमें ये भी बताएं कि किस तरह का हमें बिस्तर इस्तेमाल करना चाहिए, हार्ड हो या उसके ऊपर मैट्रेस हो। और साहिल भाई, एक और आपने बात की, उसकी वजह से मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि ये कंप्लेन फॉरवर्ड करें। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हम लोगों को सुबह से लेके रात हो जाती है अगर कभी हम लोग इस तरह का स्टेप खाना पसंद भी करते हैं तो। मेरा इन दो चीजों का सवाल जो दिए हैं आपको ना, उसका जरूर जवाब दीजिएगा। मैं जरूर, बिल्कुल डॉक्टर साहबा, दोनों सवालात आपकी तरफ, डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूँ। तो बताइए मुझे कि क्या इन्होंने कहा है कि जी पहले तो कौन से फूड्स इस्तेमाल किए जाएं जिससे बोन्स वगैरह हेल्दी हो जाएं, और दूसरी बात ये है, आई मीन ऑब्वियसली आप कैल्शियम तो ले ही सकती हैं, और दूसरी बात जो है वो ये है कि बिस्तर कौन सा इस्तेमाल किया जाए, तकिया कौन सा इस्तेमाल किया जाए, क्या सरफेस जो होनी चाहिए वो हार्ड होनी चाहिए या सॉफ्ट होनी चाहिए, क्या क्या किस तरह से? अच्छा, ये भी डिपेंड करता है पेशेंट की हिस्ट्री पर, या उससे कौन सी मस्कुलोस्केलेटल डिजीज़ है, कि पट्टों की कौन सी उसे बीमारी है या कौन से दर्द निकल आए। अच्छा, जिनको बीमारी नहीं है उसकी बात कर रहे हैं कि किस तरह से बोन्स को हेल्दी किया जा सकता है। अच्छा, बोन्स के लिए आप अच्छे फ्रूट्स ले सकते हैं। Okay. मतलब आप फ्रूट्स खाएं, आप जूसेस पिएं, और आप अपने जो सप्लीमेंट्स आजकल मैं रिकमेंड लाजमी करती हूँ कि हमारे खानों में वो ग़िज़ायत नहीं रही है अब। तो आप 3 महीने के लिए आप कोई भी मल्टीविटामिन यूज़ करें, फिर 2 मंथ्स का गैप दें, फिर आप दोबारा 3 मंथ्स के लिए मल्टीविटामिन स्टार्ट करें। अच्छा, अगर हम तकिए की बात करते हैं सोने के लिए, तो अक्सर लोग जो बगैर तकिए के सोना चाहते हैं कि हम बगैर तकिए के सोएंगे। ये भी एक मिथ है कि आप जो लोग बगैर तकिए के सोते हैं उन्हें सर्वाइकल पेन नहीं होता। तो आप तकिए का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप तकिया किस तरह लें। तो तकिया हमेशा जो आपके शोल्डर के ऊपर आना चाहिए, शोल्डर के ऊपर आना चाहिए। शोल्डर को टच होना चाहिए, यहाँ से शोल्डर के ऊपर तकिया ना आए, मतलब यहाँ तकिया ना लें, आप इधर तक तकिया आपके है कि आपकी सिर्फ गर्दन कवर हो उसमें। व्हाट अबाउट द मैट्रेस? मैट्रेस आप ऑर्थो मैट्रेस यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सख्त होना चाहिए, जी सख्त होना चाहिए, सख्त होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सख्त भी ना हो, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी ना हो। जो मीडियम होता है और तो वो होना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ भी सेम क्वेश्चंस हैं। वो फूड्स कौन कौन से हैं जिनके इस्तेमाल से? एक और टेलीफोन कॉल। अच्छा जी, लेट्स टेक दैट फर्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, मैं अब्बास बात कर रही हूँ हैदराबाद पाकिस्तान से। जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा साहिल भाई, आपका प्रोग्राम मतलब बहुत अच्छा है, हम रेगुलर प्रोग्राम देखते भी हैं। बहुत शुक्रिया। और वैसे ऑफिस से टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन बहुत अच्छा जा रहा है आपका प्रोग्राम। थैंक यू। मेरा सवाल ये था कि मेरी बेटी है 5 साल की, और अक्सर जब वो कभी रनिंग करती है या गेम्स और खेलती है तो उसके टांगों में जो है ना मस्कुलर पेन हो जाता है। और ये अक्सर रहता है, मतलब थोड़ी सी जंपिंग कर ली उसने, तो ये एक तो मेरा ये सवाल है डॉक्टर साहब से, डॉक्टर अमीन से भी, कि ये जो है ना क्यों इसके लिए मतलब मसला होता है बच्चों में, और इसके लिए क्या मैं करूं, मतलब ऐसी कोई प्रिकॉशन इसके वजह से ना हो सके ना। लेकिन आपकी और दूसरा मेरे फादर इन लॉ हैं, उनके घुटनों में बहुत दर्द रहता है। घुटनों में? घुटनों में बहुत दर्द रहता है। और आपके फादर इन लॉ की उम्र क्या है? उनकी एज है 61। 61। वो आपके फादर इन लॉ हैं, और आपकी जो बेटी है साहबजादी जो है उनकी उम्र 5 साल है। वो 5 साल है। और बेटी के मस्कुलर पेन बहुत होता है? जी, अक्सर थोड़ी सी जंपिंग कर लेगी ना तो उसके फौरन मस्कुलर पेन हो जाएगा टांगों में, और मतलब जो नीचे पिंडलियों की साइड पे जो है, और उससे बहुत ज्यादा पेन होता है, आपको सो नहीं पाती। ऑलराइट, आप टेलीफोन पे ही रहिएगा, मैं डॉक्टर साहब के पास जा रहा हूँ। डॉक्टर अमरीन, अस्सलाम वालेकुम। वंस अगेन 2 सवालात हैं।
हमारे जो हमारी कॉलर जो है उन्होंने पूछा है आपसे कि ये मुझे बताइए कि उनके फादर इन लॉ हैं जो 61 साल उनकी उम्र है, 61 ईज ओल्ड, और उनके घुटनों में बहुत पेन रहता है, उसके लिए क्या किया जा सकता है? और उनकी जो बेटी है उनकी उम्र 5 साल है, वो जब भी जंप करती हैं, रन करती हैं, तो उनकी पिंडलियों में, उनके एंकल्स के अंदर, उनकी जो एड़ियाँ हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, तो क्या किया जाए? देखिए, सबसे पहले मैं बच्ची के बारे में बता दूं। बच्ची का अगर सबसे पहले तो आप एक ये कैल्शियम और विटामिन डी टेस्ट ज़रूर करवा लें, क्योंकि डेफिनेटली इस चीज़ को अगर प्रॉब्लम सिवियर है तो हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। अगर कैल्शियम और विटामिन डी डेफिशिएंसी नहीं है तो बाज़ औक़ात बच्चों में ग्रोइंग पेन्स होते हैं और मसल स्टिफनेस एक्सेसिव रनिंग की वजह से आ सकती है। बच्चे अक्सर डिहाइड्रेटेड होते हैं, डिहाइड्रेटेड रहने की वजह से मसल्स में इस्कीमिया होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से मसल्स क्रैम्प्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं। एक तो बच्चों को हाइड्रेटेड रखें, बच्चों की एक्टिविटी लेवल को आप मॉनिटर करें कि आप रेस्ट भी दे रहे हैं, बच्चों को एक्टिविटी भी हो रही है, और उसके साथ साथ अगर आप ब्लड टेस्ट करवाएं तो उससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि बच्चों को अक्सर मसला क्यों आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ें आप बच्ची के लिए कर सकते हैं। डाइट अच्छी रखें, बच्चों को डिहाइड्रेशन ना होने दें, ये चीज़ें हैं। और जहाँ तक इनके फादर की बात है तो उसमें मैं यही बताऊंगी कि ज़्यादातर 60+ लोगों में जो बोन पेन्स होते हैं वो ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से हो सकते हैं, जिसमें हम ये कहते हैं कि जॉइंट्स के अंदर जो चिकनाहट या लुब्रिकेशन होती है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है विद एज, और उसमें लोगों को बोन पेन्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में सबसे पहले तो ये है कि हम अगेन डाइट से स्टार्ट करेंगे, डाइट बेहतर करें। कैल्शियम सप्लीमेंट्स इस एज में बहुत ज़रूरी होते हैं, वो ज़रूर लेने चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट्स का इंटेक ज़रूर करें, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात अपनी एक्टिविटी को बेहतर करें। बाज़ औक़ात 60+ लोग ज़्यादातर मोबाइल नहीं होते, सेडेंट्री लाइफ होती है उनकी, तो उसकी वजह से बोन्स वीक होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, ये भी मुझे समझ में नहीं आता ना, ऑर्गन है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं। ये भी मुझे समझ में नहीं आता कि हम लोग जैसे ही 50 क्रॉस करते हैं, 45 क्रॉस करते हैं, हम एक्सरसाइज को छोड़ देते हैं। अच्छा, एक्सरसाइज कितनी इंपॉर्टेंट है इन तमाम चीज़ों के लिए डॉक्टर साहब? साहिर भाई, ऐसा है कि पाकिस्तान में हर 10 में से 7 जो 60+ लोग होते हैं उनको फिजिकल थेरेपी की नीड है। फिजिकल थेरेपी की नीड है उन्हें। ओके। उसका रीजन तो यही होता है, अक्सर टांगे दबा रहे होते हैं, यही ऐसे करवा रहे होते हैं, सब कुछ हो रहा होता है, मतलब हमारे यहाँ तो चंपियां हो रही होती हैं, तो ये भी तो फिजिकल थेरेपी है? नहीं, ये फिजिकल थेरेपी नहीं है, ये नहीं है। अच्छा, ये गलत डेफिनेशन है जो लोगों को परस्यू की गई है। अच्छा, कि ये होता है, ऐसा नहीं है। वैसे चंपी तो हमारी पिछले 75 साल से हो रही है, बट कोई बात नहीं, वहाँ कौन बात कर रहा है। तो ऐसा है कि अच्छा, लोग घबराते हैं फिजिकल थेरेपिस्ट के पास जाने के लिए, जाहिर है कि नहीं हम क्यों जाए, हमें ज़रूरत नहीं है, वर्जिश हम घर पे कर लेंगे। हाँ। तो ऐसा है कि जो नॉर्मल स्ट्रेचिंग होती है साहिर भाई, मुझे लगता है सबको आती है। ओके। कि आपको ये पता होगा कि अगर आप दिन में कोई काम कर रहे हैं कुछ भी, तो अगर आपने हाथ थोड़े से हिला लेते हैं या पैर आप थोड़ा अपना मूव कर लेते हैं, तो ये भी नॉर्मल स्ट्रेचिंग होती है। हम लोग उसकी तरफ नहीं जाना चाहते। ओके। तो भी एक ये भी रीज़न है कि फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती। अच्छा, और आप जब एक्सरसाइज नहीं करते ना, यू फील डल एंड यू है। ग्रो ओल्ड सूनर। एक टेलीफोन कॉल, फिर उसके बाद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम? जी बताइए। मेरे हस्बैंड से घुटनों में बहुत ज्यादा पेन होती है। आपके हस्बैंड की उम्र क्या है? मेरे हस्बैंड की उम्र 45। 45। और आपने किसी डॉक्टर को दिखाया? जी नहीं। नहीं दिखाया? जी नहीं। वजह? जी। बहुत शुक्रिया। जी जी, मैं वही पूछ रहा हूँ, मतलब वजूहात क्या हैं कि आपने अपने हस्बैंड को दिखाया नहीं है डॉक्टर को। एक मैं छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे। डॉक्टर साहब, आपसे भी यही सवाल होगा और डॉक्टर अमरीन से भी यही सवाल होगा कि जी 45 साल की उम्र है, घुटनों में पेन है, और उन्होंने कहा जी मैंने डॉक्टर को दिखाया नहीं। तो सवाल ये नहीं है कि उन्होंने क्यों नहीं दिखाया, सवाल ये कि घुटनों में पेन क्यों है। ब्रेक लेते हैं, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी अस्सलाम वालेकुम, वंस अगेन वेलकम बैक। डॉक्टर नासिर अवान इज हियर। एंड सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? गुड जी, अल्लाह का बहुत कर। सर, अभी एक खातून ने कॉल किया था, उन्होंने कहा जी मेरे हस्बैंड है, 45 साल उनकी उम्र है, उनके घुटनों में दर्द रहता है। मैंने कहा किसी को दिखाया क्या? लेकिन नहीं। तो सर बताइए इसकी वजह क्या है?
मतलब उनके ना दिखाने की नहीं, घुटनों के दर्द की वजह क्या उन्होंने नहीं दिखाया, ये एक अलग बात है। शायद हमारी सबसे बड़ी जो आजकल प्रॉब्लम है वो इट्स आवर लाइफस्टाइल। हाँ, हम लोग फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होते, हम लोग सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। अल्लाह का करम है जो फ्लुएंट सेटअप में रहने वाले लोग हैं वो तो बिल्कुल ही मूव नहीं करते। घर से उठे, गाड़ी में बैठे, गाड़ी से उठे, ऑफिस में चले गए। सो अब तो एक और काम भी हुआ सर, अब तो गाड़ी में जाने की जरूरत नहीं, अब तो घर में बैठे भी वर्क एट होम हो गया ना। हाँ, वर्क फ्रॉम होम, बिल्कुल एग्जैक्टली। सो हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी है, हमारे जॉइंट्स आर मेंट टू मूव। ओके। एंड वो जब हम उनको मोबिलाइज नहीं करते, मोबिलिटी नहीं रखते, तो उनके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। कॉमनेस्ट प्रॉब्लम आती है वो इन्फ्लेमेशन होनी शुरू हो जाती है जॉइंट की, क्योंकि वो कंटिन्यूस मूवमेंट जब रहती है तो उसके अंदर ब्लड फ्लो रहता है, इन्फ्लेमेशन नहीं होती, सोजिश नहीं होती। सो कॉमनेस्ट रीजन तो ये है लैक ऑफ एक्सरसाइज। तो उन्हें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो किसी को दिखाना चाहिए, किसी को चेक करवाना चाहिए। बिल्कुल ठीक। एट 45 यूजुअली एज रिलेटेड चेंजेस सेट इन होना शुरू होते हैं, लेकिन उस वक्त इस तरह पेन्स नहीं होनी चाहिए। बहुत इनिशियल स्टेज है। हाँ, इट्स अ वेरी वेरी अर्ली स्टेज। फिर यू डोंट नो क्या फूड का इंटेक इसमें मैटर करता है? सर, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है ना वो बोन्स की अपनी वीकनेस है। उसके अंदर फिजिकल एक्टिविटी है, उसके अंदर हमारी डाइटरी इंटेक है, हमारी विटामिन डी है, कैल्शियम है, बहुत कैल्शियम है। मिल्क इंटेक हमारी आजकल है ही नहीं, चाय कॉफी पे तो मिल्क भी तो नहीं है ना। आज जो कुछ भी मिल्क के नाम पे इंटेक हम करते हैं वो मिल्क भी नहीं होता। मैं मोस्टली पेशेंट्स को ये कहता हूँ कि वो अक्सर कहते हैं डॉक्टर साहब दूध पता नहीं खालिस है कि नहीं है। हाँ। भाई अगर खालिस नहीं है तो एक की जगह 2 गिलास पी लो। बिल्कुल ठीक है। कुछ तो अंदर जाएगा ना, कुछ तो नेसेसरी चीजें जाएंगी। सो देयर आर थिंग्स वी नीड टू बी कॉशियस अबाउट। हमें कुछ हद तक क्रीम और उसकी जो चिकनाई है वो उतार लें, बाकी दूध लें, ताकि उसके एसेंशियल कंपोनेंट्स तो हमारे। अच्छा, और तो मैं डॉक्टर साहब से जब ये बात कर रहा हूँ, याद रखिएगा कि आप अपने टेलीफोन कॉल्स के ज़रिए हमसे बात कर सकते हैं। मैंने बहुत सालों पहले, ये आज से 20-25 साल पहले की बात है, मैंने अमेरिका के अंदर एक ऐड देखा था और जिसके अंदर ये लिखा था, तुम्हें एनिमल फिल्म याद है ना? मैं तुम्हारे साथ वही करूँगा सब लोगों के साथ ना। सीरियसली मैं शो कर रहा होता हूँ, ये लगा था, और भाई तुम सुनाओ क्या हाल है? सब ठीक है, एकदम फर्स्ट क्लास। तुसी ठीक हो? हाँ मैं होने आ रहे हैं, बस प्रोग्राम खत्म हो जाए मैं आ रहा हूँ। भाई हेलो, शो हो रहा है। अच्छा, सो एनीवे, नॉनदलेस, तो वी आर टॉकिंग अबाउट, आज से 25 साल पहले मैंने देखा था कि वहाँ पर मिल्क के बारे में एक इश्तहार आता था, एंड इट सेड मिल्क इट डज द बॉडी गुड। Absolutely. It does the body good. Absolutely. तो मेरा सवाल ये है कि क्या हमारे यहाँ अवेयरनेस की कमी है या हमारे यहाँ इनिशिएटिव की कमी है? आपसे शुरू करते हैं, फिर डॉक्टर साहब की तरफ भी जाते हैं। ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ अवेयरनेस की कमी है। अवेयरनेस जो डॉक्टर साहब ने बात कही कि अगर आपको ये लग रहा है दूध खालिस नहीं है, आप 2 गिलास पी लें, ठीक है, या उसके और भी मतलब मल्टी तरीके हो सकते हैं, तो ये बेहतर है। आपको लगता है ये है? जी, अवेयरनेस नहीं। डॉक्टर अमरीन ये बताइएगा, अवेयरनेस की कमी है या इनिशिएटिव की कमी है? हम खुद भी नहीं अवेयरनेस देना चाहते। देखिए, अवेयरनेस तो आजकल बहुत ज़्यादा है लोगों में, बट ये है कि लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी इजाज़त नहीं देती। हमारे यहाँ फैमिली सिस्टम है जिसमें एक ख़ानदान के लोग एक साथ रह रहे होते हैं और हर बंदे को एक इक्वल अमाउंट ऑफ मिल्क इनटेक करना इट्स नॉट पॉसिबल। ज़्यादातर यही होता है कि अगर बच्चे हैं तो बच्चों को दे दिया जाता है और बड़े ये समझते हैं कि हम तो बड़े हो गए, हमें अब मिल्क की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ें हैं, और एक इंडिविजुअल पर्सन को जितनी रिक्वायरमेंट है डेली वो इनटेक करने के लिए सेल्फ मोटिवेटेड भी होना चाहिए। और ज़ाहिर अवेयरनेस तो है ही, एक अवेयरनेस आपको अगर दी जा रही है, अब तो हर ऐड में ये बताया जाता है कि कैल्शियम इनटेक करें। और अगर आप मिल्क इनटेक नहीं कर सकते तो आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। कैल्शियम लेने के बहुत सारे सोर्सेज हैं, आप किसी भी सोर्स को यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप मिल्क लें। आप योगर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, फ़ैट फ्री चीज़ आता है वो आप यूज़ कर सकते हैं, और बहुत सारे नट्स वगैरह में भी कैल्शियम होता है, एग्स में कैल्शियम होता है। तो ये सारे सोर्सेज हैं कैल्शियम की जो हमें अपनी डेली लाइफ में इनटेक करना चाहिए। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं रावलपिंडी से अमरीन बात कर रही हूँ। जी जी बोलिए। तो मेरे शोल्डर में भी पेन है और आगे बाजू पे भी, मेडिसिन भी ले रही हूँ लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब से पूछता हूँ, डॉक्टर साहब आप इनसे बात भी कर सकते हैं। जी श्योर। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपकी ये जो पेन है, ये पेन कंटिन्यूस है या बीच में ठीक भी हो जाती है? नहीं कंटिन्यू है। दिन को बहुत ज्यादा रहती है, यानी कुछ काम शाम करते रहते, कुछ थोड़ा बेहतर होता है, लेकिन रात को जो है ना बिल्कुल उसी तरह दर्द रहता है। मेडिसिन ले उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, बाजू सुन हो जाती है, हाथ सुन हो जाते हैं। सो ज़्यादा चांसेस तो ये हैं कि ये गर्दन के मोरों को एक दफ़ा हमें चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि वो जो नर्व्स जो बाजू को चलाती हैं वो आती गर्दन से हैं। सो नमाज में सलाम फेरते हुए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, बाजू घुमाते हुए होती है प्रॉब्लम, यानी ऊंचाई की तरफ करूं तो फिर भी वो खिंचाव आता है, या राइट वाले बाजू पे है। ठीक है मैडम, इसके लिए आपके एक दफ़ा आपको चेक करना ज़रूरी है, गर्दन के मोरों को चेक करना ज़रूरी है, और ख़ाली दवाई तजवीज़ कर देना इसका हल नहीं है, हमें उसकी वजह ढूंढनी है, और एक दफ़ा वजह मिल जाए फिर उसका इलाज करना ज़रूरी है। सो उसके लिए बेहतर तो यही है कि आप किसी को चेक करवाएं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद इसको यहीं से करते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक। ऑलराइट जी, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन, वेलकम बैक। लेट्स से हेलो टू जाहिद भाई। जाहिद भाई का जरा फ्रेम बना लें जल्दी से, मोबाइल छोड़ दो। जाहिद भाई का कहाँ बना हुआ है? जाहिद भाई का फ्रेम बना हुआ है। जाहिद भाई बोर है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। कमाल लोग हैं वैसे ना। हाँ वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। ठीक ठाक। जाहिद भाई फिक्र मत किया करें, ये मोबाइल जब तक हमारी जान नहीं छोड़ेगा ना तब तक हम खुद अभी अपनी जान नहीं छोड़ सकते। सर प्रॉब्लम्स ही उसी से है ना, प्रॉब्लम उसी पे है ना। आई थिंक मोबाइल की वजह से बहुत कुछ बहुत बुरा हो गया है, काफ़ी ज़्यादा ना। टाइम नहीं रहा अपने लिए भी और दूसरों के लिए। मोबाइल है ना हमारे पास, हर 2 मिनट के बाद 2 सेकंड के बाद हम उसको चेक करते हैं कि क्या हुआ। 2 सेकंड के बाद भी, उठने के बाद भी फ़ौरन के पिलो के पास रखा होता है कि शायद कोई मैसेज आया हो। सर ये पॉडकास्ट नहीं है, नहीं तो सर मैं इसको आपको जवाब बहुत अच्छा देता सर, लेकिन सर वो चूंकि ये पॉडकास्ट नहीं है, ये पाकिस्तान का मतलब टीवी है, नॉर्मल टीवी, तो यहाँ पर बस इसी तरह रहते हैं कि हाँ जी, सही बिल्कुल ऐसे ही है। आप बताइए आज क्या कर रहे हैं आप? सर आज कश्मीरी कोफ्ता। कौन सा? कश्मीरी कोफ्ता। ओके, सॉलिडारिटी विद कश्मीर। यस, थैंक यू वेरी मच सर। उसी लिहाज से ही बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अभी आता हूँ आपके पास थोड़ी देर में। तो अब हम आते हैं, क्या एक्सरसाइज ज़रूरी है हमारे लिए, और अगर एक्सरसाइज हम करते हैं तो स्ट्रेचिंग कितनी ज़रूरी है, एक्सरसाइज करने के बाद और करने से पहले क्या उससे कोई फ़र्क पड़ता है, हड्डियों की नशोनुमा में इजाफा होता है, बेहतर होती हैं वो, कितना? एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पूरे दिन में टाइम, उम्र की भी कोई कैद नहीं? नहीं कोई कैद नहीं है। आप सिंपल, आप जब उठते हैं सोकर, तो अगर आप खुद को 5 मिनट भी दे दें कि उठते ही बेड पर बैठे बैठे भी आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, ओके, तो ये भी इनफ होता है। ओके, व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल जी, एक्सरसाइज अभी हम बात कर रहे थे वो आर्थराइटिस की, वो एक कॉलर के बारे में। तो एक्सरसाइज बहुत सारी चीज़ों को ट्रीट नहीं करती, एक्सरसाइज बहुत सारी चीज़ों को होने से रोकती है। ओके, इट्स अ प्रिवेंटिव थिंग, और हमें अगर अपनी लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज को शामिल कर लें तो बहुत हद तक हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो बहुत सारा जो एज रिलेटेड चेंज है वो डिले हो जाता है। हमारी बोन्स ठीक रहती हैं, हमारी हेल्थ ठीक रहती है, मसल्स ठीक रहते हैं। एक्सरसाइज इज एन एब्सोल्यूट एसेंशियल। एंड व्हाट डू यू थिंक, फूड कितना पार्ट प्ले करते हैं? वेरी वेरी बिग कंपोनेंट ऑफ टोटल ओवरऑल वेलबीइंग। फूड का मतलब सिर्फ खाना नहीं है, फूड का मतलब बैलेंस्ड खाना है। ठीक है, हम सिर्फ कार्ब्स पे, हम सिर्फ प्रोटीन्स पे कंसंट्रेट करके उसको न्यूट्रिशियस नहीं कह सकते। सो वी नीड टू हैव अ बैलेंस्ड डाइट, और वो जो बैलेंस्ड डाइट है उसमें सीजनल फ्रूट सबसे इंपॉर्टेंट है। वी ओवरलुक, जो हमारे यहाँ नहीं खाया जाता। एग्जैक्टली, हम ओवरलुक कर जाते हैं उन चीज़ों को। आपको लगता है महंगाई का रोना भी रोते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी करते हैं जो बहुत महंगी होती हैं, बट वो कर लेते हैं। मोबाइल, हमें दुनिया का सबसे अच्छा मोबाइल चाहिए, हम स्पेंड उस पर करते हैं, लेकिन अपने ऊपर स्पेंड नहीं करते। एम आई राइट और रॉन्ग? एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली। अभी हम बात कर रहे थे न्यूट्रिशन की, तो वो दूध में अभी डिस्कशन हो रही थी, और दूध के बारे में ये बात हो रही थी कि जी ठीक है महंगाई है, डॉक्टर साहिबा ने कहा था कि हर बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता एवरी डे दूध। नहीं, डॉक्टर साहबा की एक बड़ी अच्छी बात थी जो डॉक्टर साहबा ने कही थी, उन्होंने ये कहा कि मतलब कमाने वाला होता है एक, और उसके बाद बहुत सारे, तो हमारे यहाँ जब तक एक ही कमाने वाला होगा तब तक ये प्रॉब्लम्स भी रहेंगी। अब आजकल तो अगर एक घर के अंदर 10 खाने वाले लोग हैं तो खुदा का वास्ता एक आदमी पे इतना बोझ मत डालिए। एग्जैक्टली। एक टेलीफोन कॉल, लेट मी सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
जी बहुत अल्लाह का सलाम सर। जी जी जी, आपने जरा अपना टेलीविजन उसका वॉल्यूम खत्म कर दें और फिर बात करें। अच्छा साहब, वो वालिद साहब है हमारे, तकरीबन उनकी 65 साल उम्र है। ओके। तो उनके दोनों घुटनों पे जो है ना वो इतनी शिद्दत से पेन थी पहले, लेकिन पेन तो कम हो गई है मेडिसिन से। लेकिन जब वो क्या नाम है हरकत करते हैं ना, खड़े होते हैं तो शरीर के सहारे से चलते हैं, तो जब चलते हैं तो कई जगह पे खड़े हो जाए ना, तो वहां खड़े होने के बाद वो जो है ना हिल नहीं सकते, टर्न नहीं ले सकते। जो टर्न लेने में उनको कम से कम 1 से 2 मिनट जो है ना वो चाहिए कि वो यहाँ से उन्हें मूव करना है, तो इतनी शदीद पेन होती है कि समझने की जान निकल जाती है। डॉक्टरों को दिखाया, कहते हैं कि गैप आ गया, ऑपरेशन वो कह रहे हैं ऑपरेशन करने के लिए, लेकिन उम्र काफी है उनकी, 65 से 70 साल के दरमियान में है। ओके, आप जरा लाइन पे रहिए। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम जी। मोहतरम, ये जो घुटनों का प्रॉब्लम है, पहली बात तो ये है कि ये होता ही इस एज में है, और खाली पेन या दर्द का इलाज कर देना इसका मुकम्मल इलाज नहीं है मेरे ख्याल में। इसको प्रॉपरली अगर डॉक्टरों को आपने चेक करवाया है, और ऑर्थोपीडिक्स वाले जो डॉक्टर्स हैं, जो हड्डियों के डॉक्टर्स हैं, अगर उन्होंने कहा है कि घुटनों के लिए हमें कुछ इंटरवेंशन करनी पड़ेगी, कोई सर्जरी करनी पड़ेगी, कोई इस तरह की चीज़ करनी पड़ेगी जिसमें हमें फिजिकली कुछ करना पड़े, तो मेरे ख्याल में ये उनकी जो ओपिनियन है उसको हमें ऑनर करना है, और अल्लाह का नाम लेके गो अहेड। कोई भी इंटरवेंशन आजकल एज लिमिटेड नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती ही इस उम्र में हैं। घुटनों का ख़राब हो जाना यंग एज में नहीं होता, इसी एज में होता है, और अगर उसको उन्होंने सर्जरी के लिए कहा है उसके लिए आपके वालिद की, तो अल्लाह का नाम लेके करवाएं। आपको आप लाइन पे हैं? ठीक है जी सर, मैं जी मैं पूछ रहा हूँ ये भी कि वो चल सकते हैं, माशाल्लाह उनकी जो एज है वो चल लेते हैं वो। हाँ। लेकिन उनको मेन मसला यही है कि वो कहते हैं मैं चल सकता हूँ, मैं ऑपरेशन ना करूँ, मसला नहीं है। लेकिन मुझे ये जो कोई ऐसा मामला हो जाए कि मेरे जो घुटने हैं ना, जो मुझे ये खड़ा होके मूव करना पड़ता है, इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है उसमें कोई सोल्यूशन है। तो मैं जिंदगी है कि मैंने काफी डॉक्टरों से पूछा भी है, काफी लोगों से सलाह की है, लोगों ने बताया ये ऑपरेशन जो है ना कराने के बाद कुछ तो बेहतर हो जाते हैं, लेकिन आपकी तो एज है इसमें बहुत कम चांसेस है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं डॉक्टर अमरीन से भी पूछता हूँ। डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि अगर मैं घुटनों का ऑपरेशन करवाऊं तो अक्सर लोगों ने ये मुझे कहा है कि जनाब आप घुटनों का ऑपरेशन करवा रहे हैं, कुछ लोग बेहतर हो जाते हैं। डॉक्टर अमरीन नहीं है, आपको ड्रॉप हो गई है। ऑलराइट, सो डॉक्टर साहब आपकी तरफ आप समझ ही गए होंगे। बिल्कुल एब्सोल्युटली जी। देखें, हमारा मकसद सिर्फ दर्द को वक्ती तौर पे रिलीव करना नहीं है। नहीं, लेकिन क्या ऑपरेशन कामयाब या नाकाम होता है? बिल्कुल होती हैं जी, सक्सेसफुल हैं। हमें असल में होता ये है कि खबर सिर्फ उस मरीज की मिलती है जो ठीक ना हुआ हो। हाँ। बहुत सारे ऐसे हैं जो ठीक होते हैं और नॉर्मली लाइफ गुजारते हैं, चलते फिरते हैं, हमें सिर्फ वो चीज़ ज़्यादा याद रह जाती है जहाँ पे गड़बड़ हुई है। सो मेरे ख्याल में ऐसे नहीं है, बिल्कुल भी। सर्जरीज हो रही हैं, मरीज़ ठीक हो रहे हैं, शिफा अल्लाह मियां के इख्तियार में है। ये चीज़ें डॉक्टर से डिस्कस करनी ज़रूरी हैं जो सर्जरी तजवीज़ करे, कि आप पूछें उनसे कि जी कितने चांसेस हैं इनके बेहतर हो जाने के। और इन सारी बातों के बावजूद हम सिर्फ चांसेस की बात कर सकते हैं। बहुत शिफा देना तो अल्लाह में है, शिफा देना अल्लाह का काम है। आई नो माई डैड, जिनके घुटनों के अंदर तकलीफ रहती है तो उनको इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, और इंजेक्शन के बाद वो 6 महीने तक के लिए बिल्कुल ठीक रहते हैं। 6 महीने के बाद दोबारा से तकलीफ होना शुरू हो जाती है। तो प्लीज़ डू अंडरस्टैंड कि ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं जो आपके जो वालिद हैं उनकी तबीयत को ठीक भी कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम शिफा देना अल्लाह के हाथ में। आपने अपने फिजिशियन से बात करनी है, बात करने के बाद जो वो कहे उस पर अमल भी करना है। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी साहिल भाई। जी आपका नाम? वालेकुम अस्सलाम। सर मैं रजब बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी सर। मैं ये ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से डिस्कस करना चाहता हूँ थोड़ा सा प्रॉब्लम अपना। बताइए। जी सर, मैं ना लोडिंग का काम करता था, हैवी वेट मूवमेंट का। ओके। तो गाड़ी में बैठे हुए थे तो एक इमरजेंसी जो था ना स्ट्रेचर जो है उस पर झटका लगा काफी ज्यादा। तो मेरा जो एक राइट जो है ना जोड़ चूल्हे का, उसमें पेन बहुत ज्यादा यानी कि हुई है। 6-7 माह पहले ये मुझे झटका लगा। तो अब मुझे ना ये मल्टी मूवमेंट जो है ना बिल्कुल मुतासर करती है, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती, बैठा उठा नहीं जाता, काफी तकलीफ में हूँ मैं।
तो डॉक्टरों के पास गया हूँ तो उन्होंने मुझे टोटल हिप रिप्लेसमेंट का जो है ना वो ऑपरेशन बताया। ओके। तो ये बहुत यानी कि मुझे पेन होती है, चलना फिरना उठना, यानी कि मेरा फिर मुझे कमर में से एक पेन निकल दिया जो मेरे हिप से होके मेरे घुटने तक आती है। बाज़ का तो मैं पेन किलर लेता हूँ मुख्तलिफ किस्म की और इंजेक्शन वगैरह लगाता हूँ तो कुछ रिलीफ मिलती है, वरना बहुत पेन होती है, चलना फिरना, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती। मैं डॉक्टर साहब से पूछता हूँ जी। डॉक्टर साहब एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद जब वापस आए तो आप बताइएगा। एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट। और जी अस्सलाम वालेकुम, मैं जाहिद भाई के पास हूँ। जाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम। जल्दी से बताइए तरकीब क्या है इसकी। सर पहले तो बादाम और दूध ग्राइंड करते हैं, ठीक है। उसके बाद लहसुन अदरक प्याज और बाकी चीज़ों की पेस्ट बनाने के लिए दूध में उसको ग्राइंड करके लहदा रखते हैं। ओके ओके। फिर उसमें कोफ्ते बना लेते हैं। कोफ्ते में जो ये ग्रेवी बनाते हैं ना हम लहसुन अदरक की, उसी में भूनते हैं और उसके बाद एंड पे जो सा ना दूध और जो बादाम हमने ग्राइंड किए होते हैं ना उसकी ग्रेवी डाल के उसको पका लेते हैं। और आपके कश्मीरी कोफ्ते तैयार जी। ऑलराइट जी, आप हमें फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हैं, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, ऑफ कोर्स यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, रेसिपी भी आपको मिल जाएगी। लेकिन आपको अगर खाना खाना है तो वो सिर्फ मारफा का है। थैंक यू। लाहौर के अंदर अगर आप हैं तो मारफा जाइए, और अगर आप लाहौर ट्रैवल कर रहे हैं तो जान लीजिए कि आपको मारफा का ट्रिप ज़रूर लेना है। थैंक यू जाहिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहबा, वेरी फ्यू सेकेंड्स, लास्ट फ्यू सेकेंड्स, क्या कहना चाहेंगी हड्डियों के हवाले से, जोड़ों के हवाले से, कोई टिप ऐसी जो आप देना चाहें? अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखें और अपनी लाइफ में अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है अपने डेली रूटीन में तो लेकिन 5 मिनट अपनी बॉडी की स्ट्रेचिंग लाजमी ही करें, बहुत बेनिफिशियल है। हाँ सर। डाइट जी, डाइट के अलावा हमारा अपना डेली लाइफस्टाइल, हमें उसके अंदर फिजिकल एक्टिविटी को इनकॉर्पोरेट करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल के आदी हो गए हैं उसके अंदर हमारी फिजिकल एक्टिविटी जब तक नहीं होगी, अब ना होने के बराबर, हमारी हार्ट की हेल्थ, हमारी बोन्स की हेल्थ, हमारे मसल्स की हेल्थ, इन सब के लिए ज़रूरी है। सो प्लीज़ फिजिकल एक्टिविटी के लिए अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम ज़रूर निकाल के रखें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। एंड ऑफ कोर्स डॉक्टर अमरीन का बहुत शुक्रिया। आई डोंट केयर। जाहिद भाई आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आप यूर देयर, आई एम सो सॉरी, मुझे लगा कि आप नहीं हैं। मुझे उन्होंने बताया नहीं था। तो हमारे पास बिल्कुल आखिरी के सेकंड्स हैं, कुछ प्लीज़ कोई टिप देना चाहेंगी आप? देखिए बस यही है कि डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ साथ अगर हम अपने पॉस्चर्स का ध्यान रखें तो दैट विल मेक योर लाइफ ईजियर। जो हमारी लाइफस्टाइल है उसमें हम अपने पॉस्चर्स का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते, मोबाइल्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है, रॉन्ग पॉस्चर्स में यूज़ कर रहे होते हैं। जो लोग वर्किंग हैं वो लैपटॉप और कंप्यूटर्स बहुत रॉन्ग पॉस्चर्स में यूज़ करते हैं जिसकी वजह से उनको सर्वाइकल पेन स्टार्ट हो जाता है। अगर आप वेट लिफ्टिंग जैसे, मैं इंतहाई माजरत चाहता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका टाइम बिल्कुल नहीं है। जाने से पहले आज 5 तारीख़ है, यौम यकजहती कश्मीर हम आज मना रहे हैं। आई होप एंड प्रे कि एक रोज़ हमें ये ना मनाना पड़े और कश्मीर जो है वो आज़ाद हो जाए। रही इसकी बात कि क्या हम ये हमेशा मनाएंगे, आई होप नॉट। और ये दुनिया की सबसे बड़ी जेल जो है इससे ख़त्म होना चाहिए। हमारा दिल कश्मीरियों के साथ है। याद रखिए, जब तक हम आगे बढ़ के काम नहीं करेंगे तब तक कोई चीज़ ठीक नहीं होगी। कल मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।